अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उस बारे में आपने अक्सर डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट को सुना होगा, लेकिन आज एक माँ की ज़बानी सुनिए। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ज़हनी बीमारी के बारे में, जिसकी शरह दिन-ब-दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। मैं बात कर रही हूँ ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म का वर्ड जब मेरी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक़्त मुझे कुछ भी नहीं पता था ऑटिज़म के बारे में, और मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अभी भी ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनको ऑटिज़म के बारे में कुछ नहीं पता, या ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ऑटिज़म का कोई आइडिया नहीं है। अमूमन ऐसा होता है जब अक्सर लोगों के घर पहले बच्चे की विलादत होती है, तो क्योंकि माँ-बाप को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते, नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ज़्यादातर लोगों को बस ऐसा लगता है कि अगर बच्चा माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा, तो शायद थोड़ा टाइम लेगा, शायद अगर बोल नहीं रहा, अगर वो बात नहीं कर रहा, तो वक़्त के साथ-साथ कर लेगा। उन पेरेंट्स में मैं भी शामिल थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा बच्चा थोड़ा-सा वक़्त लेके बोलेगा, शायद मेरा बच्चा थोड़ा-सा वक़्त लेके रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, और ऐसे ही करते-करते टाइम लग गया, 4 साल गुज़र गए। जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ, तो उसे ऑटिज़म डायग्नोज़ हुआ। उस वक़्त मेरे लिए ये अल्फ़ाज़ बहुत ही नया था। मेरे लिए ये बात एक्सेप्ट करनी बहुत मुश्किल भी थी, और मुझे नहीं पता था आगे मेरी ज़िंदगी में आने वाले क्या चैलेंजेस हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरे लिए क्या नई एक्सपीरियंसेस हैं जो कि अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो बीइंग अ मदर जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी माँओं को, बहुत सारे पेरेंट्स को आगाह करूँ, बहुत सारे उन पेरेंट्स को भी इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी भी जिनको पता भी है कि ऑटिज़म क्या है, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी डिनायल फ़ेज़ में हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेबल होने से डरते हैं। वो डरते हैं कि मेरे बच्चा लेबल हो जाएगा, सोसाइटी उसको लेबल कर देगी, और शायद वो अजीब-अजीब नाम से भी बुलाना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा होता है। तो लेकिन ये माइनॉरिटी है, क्योंकि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, या मेरे इन-लॉज़ ने मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत सपोर्ट किया है, और तभी टुडे आई हैव दिस करेज कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और मैंने ये सोचा कि मुझे इस चीज़ के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी जर्नी है, मुझे लोगों को आगाह करना चाहिए। अब ये ऑटिज़म है क्या? और ये कब डायग्नोज़ होता है, और इसकी क्या अलामात होती हैं, या ये होता क्या है? बेसिकली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। आम तौर पर इसे एएसडी भी कहा जाता है। अगर आपका बच्चा नज़रें मिलाने से कतराता है, छोटी-छोटी तब्दीलियों से परेशान हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता, बिला वजह परेशान होता है या रोना शुरू कर देता है, आपके बार-बार बुलाने पर भी वो जवाब नहीं देता, और उसे लोगों से मिलना बिल्कुल भी नहीं पसंद, किसी के भी आने पर वो घबरा जाता है, या वो अकेले कमरे में तन्हा रहना पसंद करता है, अपने ही ख़यालात में मगन रहता है, एक ही जुमले को या एक ही हरकत को बार-बार दोहराता है, अपने खिलौनों को एक ही सिम्त में लाइन से लगाना पसंद करता है, उसका एक ही पैटर्न बनाना पसंद करता है। अगर कोई उसके पैटर्न को बिगाड़ दे, या उसमें ज़रा-सी भी तब्दीली आए, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत ही मख़सूस किस्म के खाने खाना पसंद करता है। तो आपका बच्चा ऑटिज़म का शिकार हो सकता है। अगर ये अलामात आपको अपने बच्चे में नज़र आती हैं, तो बगैर किसी भी चीज़ की देर किए अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, एंड गेट योर चाइल्ड स्क्रीन फॉर ऑटिज़म। अब बात करते हैं कि बच्चा जैसे-जैसे उम्र उसकी बढ़ रही होती है, वैसे-वैसे बच्चे के माइलस्टोन्स अचीव हो रहे होते हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, वो वक़्त के साथ-साथ अपने माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा 10 से 12 महीने में खड़ा होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे बच्चे चलने भी लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सॉलिड फूड एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चे हर तरह का जो फ्लेवर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते। कुछ को शुरू में आप जब सीरियल्स और सेरेलैक वगैरह पे रखते हैं बच्चों को, तो वो ईज़िली खा लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते। कुछ बच्चे जब सॉलिड फूड खाने की एज में आ रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन से एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो चाहते हैं
क्योंकि एक जर्नी है पूरी। जब बच्चा मदर फीड को छोड़ने लगता है या मदर फीड के साथ-साथ उसकी चीज़ दूसरे सॉलिड्स शुरू होते हैं, तो उस वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है बच्चा। किसी भी वजह से आपके बच्चे को एएसडी हो सकता है। अब इस बात पर आपको इतना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, आपको उस चीज़ के सॉल्यूशन तक पहुँचना है। आपको अपने बच्चे की बीमारी को देखना है, उसकी सिवियरिटी को देखना है कि आया आपका बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। तो हो सकता है आगे अगर आप इस चीज़ पे कंसर्न हो तो हमारे शहर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं कि बच्चे को किस वजह से यानी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से बच्चा स्पेक्ट्रम पे है। क्या प्रॉब्लम्स थी, ऐसे क्या फैक्टर्स थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, या फिर जेनेटिकल कोई इशू है या फिर एनवायरमेंटल कोई फैक्टर है। तो हमारे इंस्टीट्यूट इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, तो लेट देम डू देयर वर्क। आई थिंक हमको करना क्या है कि अगर तो हमारा बच्चा हमें लगता है कि स्पेक्ट्रम पे है, तो अगर उसके माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे हैं, अगर वो नॉर्मल बच्चों की तरह से नहीं बात करता है, अगर वो अलग-थलग रहता है, तो आई थिंक हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है कि पहले से पहले हम जैसे ही बच्चा 3 साल का अमूमन तौर पे 3 साल की उम्र में ही डायग्नोसिस दिए जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 3 साल का होता है और वो अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं करता, तो ये परेशानी की बात है। आपको लाज़मी तौर पे अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगी कि मैं भी कहीं न कहीं डिनायल फ़ेस में थी। मैंने इस चीज़ पे बहुत टाइम ले लिया कि मेरा बच्चा शायद डिलेड स्पीच होगा, शायद वक़्त के साथ-साथ वो अपने माइलस्टोन्स अचीव कर लेगा। क्योंकि उसके बहुत सारे ट्रेट्स जो थे वो ऑटिस्टिक नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि रेड फ्लैग दे रही थी। तो मैं इस डिनायल फ़ेस में रही और मैंने अच्छा खासा टाइम गुज़ार दिया। इसलिए मेरे बच्चे को थोड़ा-सा टाइम लगा चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, चीज़ें अडॉप्ट करने में। बहुत सारे बिहेवियर्स उसके अभी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि आज वो पहले से बहुत बेहतर है। क्योंकि मेरा बेटा सिवियरिटी की तरफ नहीं था, लेकिन उसको टाइम लगा। उसको अच्छा खासा टाइम लगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कि एक नॉर्मल बच्चा बहुत आसानी से कर लेता है, वो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें उसके लिए बड़े-बड़े चैलेंजेस थे। एक नॉर्मल बच्चा स्ट्रॉ से पानी पी सकता है। मेरा बच्चा स्ट्रॉ से पानी पीना 5 साल में सीखा है। और ये बात सुन के शायद आपको हैरत हो रही होगी कि उसको स्ट्रॉ से पानी पीना या जूस पीना नहीं आता था। आज भी उसको स्पून से राइस खाने में इशू होता है। उसको अच्छा लगता है कि वो अपने फिंगर्स से एक-एक दाना राइस का उठाकर अपने मुँह में डाले। उसको आज भी आइसक्रीम को पहले टच करना पसंद है। वो पहले उसको टच करके उसका टेक्सचर फ़ील करता है और फिर उसके बाद उसका फ्लेवर, उसका स्पून एक मुँह में ले लेता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद कहीं न कहीं एएसडी के बच्चों के साथ रहती हैं। आप इन बिहेवियर्स को मैनेज कर सकते हैं और विद थेरेपी, विद कंसल्टेशन आपका बच्चा बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको देर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी। अर्ली इंटरवेंशन अगर आप करेंगे इस केस में, तो आपका बच्चा बहुत हद तक फंक्शनल हो सकता है, उसका बिहेवियर मैनेज हो सकता है। स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे होते हैं, जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ रही होती है, उनके लिए चैलेंजेस डिफ़िकल्ट होते रहते हैं, उनको मुश्किलात बढ़ती रहती हैं, उनके अंदर एक स्टबर्ननेस आ जाती है, उनका बिहेवियर थोड़ा-सा स्टबर्न हो जाता है। तो मैं तमाम तर उन पेरेंट्स से बात कर रही हूँ जो कि अभी भी कहीं न कहीं इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा या खुद ही बोल लेगा या वक़्त लगेगा और ठीक हो जाएगा या स्कूल जाके ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर ये मिसकंसेप्शन बहुत है हमारे सोसाइटी में कि बच्चा स्कूल जाके ठीक हो जाएगा। देखें, स्कूल की बात बहुत बाद में आती है, पहले बच्चा अपने बेसिक माइलस्टोन्स अचीव करता है ना। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो मैं उन तमाम तर माँओं को इस चीज़ पे गाइड करूँ कि आप इंटरनेट सबके पास है आजकल, मोबाइल सबके पास है। तो फ़ोन खोलकर आप देख सकती हैं कि आपका बच्चा जो है वो माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है
या आप उसकी एज लिखिए और उसके ऊपर देख सकती हैं आप कि आपका बच्चा अपनी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट हरकतें कर रहा है, अप्रोप्रिएट इन द सेंस कि वो अगर टॉय से खेल रहा है तो क्या वो प्रिटेंड प्ले सही कर रहा है, सही ऑर्डर में कर रहा है। जैसे अगर एक बच्चा 6 महीने का बच्चा फ़ोन हाथ में लेकर और वो प्रिटेंड प्ले करता है, वो हेलो बोलने की कोशिश करता है, या वो अगर 6 महीने नहीं तो 7-8 महीने का बच्चा तो ये चीज़ कर ही लेता है कि वो अपने मदर का या फादर का फ़ोन ही उठाकर वो प्रिटेंड प्ले करता है, वो हेलो कहता है या टाटा या हाय या इस तरह के जेस्चर्स बच्चा देना शुरू कर देता है। तो अगर बच्चा आपका 1 साल 1.5 साल का हो गया है और वो इस तरह के जेस्चर्स नहीं दे रहा, और अगर वो उसके पास आपने टॉयज़ रखे हैं और वो उनसे अप्रोप्रिएटली नहीं खेल रहा, प्रिटेंड प्ले उसका सही नहीं है, जैसे कि कार है, तो कार को बच्चा इसी मोशन में चलाता है। अगर बच्चा उस कार को उस अप्रोप्रिएट मैनर में या उस ऑर्डर में नहीं उसके साथ खेल रहा, तो दिस इज़ अलार्मिंग। ये चीज़ अलार्मिंग है, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनको खुद से भी उनका दिमाग काम कर रहा होता है, वो खुद से बहुत कुछ सीख रहे हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम तर बहनों और भाइयों से कि आप अपने बच्चे को फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाइए। इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए कि अगर गलती से भी हमें किसी ने पूछ लिया कि आप दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों गए थे, या हमारे बच्चे को वो लेबल कर देंगे या हमें जज करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन तमाम तर बहनों से, उन तमाम तर भाइयों से, उन तमाम पेरेंट्स से जो कहीं न कहीं आज भी डिनायल फ़ेस में हैं कि शायद हमारा बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा, शायद उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्पेशल नीड है, तो लाज़मी तौर पे उसका इलाज करवाइए, क्योंकि आपकी छोटी-सी कोशिश उसके लिए बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो आप अपने बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए देंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आज माशाल्लाह साढ़े 6 साल का है, और जो बेहतरी मैंने उसके अंदर पिछले 2.5 साल में देखी है, शायद उस चीज़ का इंतज़ार मैं उसकी पैदाइश से कर रही थी। कहीं न कहीं मैं चाहती थी कि वो मुझसे वो अफ़ेक्शन शो करे जो कि एक बच्चा माँ से करता है। वो कहीं न कहीं मिसिंग थी। मैं उस चीज़ को फ़ील करती थी कि वो मुझसे उस तरह अफ़ेक्शन शो नहीं कर रहा। वो अपने फ़ादर से उस तरह अफ़ेक्शन शो नहीं कर रहा जैसा एक नॉर्मल बच्चा करता है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को समझा, तो मेरे लिए वो सारे चैलेंजेस आसान हो गए, मेरे लिए वो जर्नी आसान हो गई। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरी की तरफ है और वो बहुत बेहतर हो गया है, उसका बिहेवियर बहुत बेहतर हो गया है। मुझे अब बहुत ज़्यादा आसानी होती है उसके साथ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, मैं घर पे लोगों को बुला सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले मेरे लिए उसको सँभालना, उसके बिहेवियर्स को देखना थोड़ा-सा मुश्किल होता था। शायद मैं भी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थी, और शायद उसका भी बिहेवियर ऐसा नहीं था कि अ, जो जो थोड़ा-सा मुझे मुश्किल में डाल देता था। क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, और बहुत सारी मैंने माँओं को परेशान देखा है। मैं उन माँओं से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो ऐसा करती हैं कि बच्चे के लिए थेरेपीज़ होम सेशंस ले लिए हैं, या बच्चा किसी भी वजह से मेडिसिन्स पर है, और बच्चा कम किसी भी वजह से कंप्लीटली बच्चा नैनी के ऊपर है या केयर टेकर के ऊपर है या किसी मेड के ऊपर है। लेकिन स्पेशल नीड वाले बच्चे के साथ होना आपका होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल बच्चे को भी आपकी ज़रूरत होती है, तो फिर स्पेशल बच्चे को आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप पेशे से कोई भी काम करती हैं जिसकी वज़ह से आपको बाहर रहना पड़ता है, तो आप एक ये चीज़ सोच लें कि आपके बच्चे को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उसके साथ गुज़ारें, क्योंकि आपका वहाँ होना आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबसे बड़ी थेरेपिस्ट आई थिंक बच्चे की माँ होती है, क्योंकि जो माँ जिस मोहब्बत और जिस दिल से अपने बच्चे को एक अगर वो 10 बार भी किसी चीज़ को मना करेगा, वो 10 बार भी उसको ट्राई करेगी। वो मेहनत या वो मोहब्बत कोई नहीं कर सकता उससे। तो मैं कहती हूँ कि अगर तो किसी वजह से मदर नहीं है वहाँ पर, तो फादर
की ड्यूटी है ये कि वो अपने बच्चे को टाइम दे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हिम्मत मिली है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।